दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं अपना मोर्चा.com की खास पेशकश बिखरे पन्ने अनसेंसर्ड। आज के हमारे खास मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी जी। वैसे तो उनकी योग्यता और क्षमता को लेकर के कई बातें मैं यहाँ कह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगा कि जितनी वो प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं उसमें दक्ष हैं, उतने ही कहीं ज़्यादा वो अपने मित्रों के बीच, उनके मित्रों का एक भरा पूरा संसार है, बहुत बड़ा संसार है और उनके मित्र उनको यारों का यार कहते हैं। तो आज चलिए हम चलते हैं, उनसे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कुछ थोड़ी बहुत प्रशासनिक तो होगी ही, लेकिन उनके जीवन के कुछ दूसरे पहलुओं को भी जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। चतुर्वेदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, बहुत सारे जो आपके मित्र आ रहे हैं उनमें से मैं बहुत से लोगों को जानता भी हूँ। कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि यार जब कभी भी आप उनसे कभी बातचीत करें तो ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि आपको फिल्म देखने का बहुत शौक़ था और आप स्कूल से भाग भाग के फिल्में देखा करते थे। मुझे किसी दोस्त ने बताया आपके कि बॉबी फिल्म आपने कई बार देखी, क्या खास वजह है उसकी? बॉबी से कुछ खास प्रेरणा थी? फिल्म देखने का शौक वस्तुतः हमारे पिताजी फिल्म देखने के बड़े शौकीन थे। अच्छा। और वो राज कपूर और दिलीप कुमार के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे। अच्छा। तो बचपन से ही हम लोगों को फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। कभी परीक्षा दे करके आते थे, पिताजी पूछते थे पेपर कैसे बना, मान लो हमने कह दिया कि उतना अच्छा नहीं बना तो चलो मूवी देख के आते हैं। अच्छा। तो बॉबी फिल्म पहली बार, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि मैंने अपने पिताजी के साथ देखी थी। अच्छा। वो क्योंकि राज कपूर की फिल्म थी, पिताजी को राज कपूर की फिल्मों का बड़ा क्रेज था। तो जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई, मुझे अच्छी तरह से याद है, बाबूलाल टाकीज में लगी थी और पहली बार वो फिल्म हमने अपने पिताजी के साथ देखी थी। और उसके बाद न केवल स्कूल से बल्कि कॉलेज में भी जब हम लोग पढ़ते थे। अच्छा। तो कॉलेज से भी भाग करके फिल्में देखते थे। अच्छा। और बहुत सारी फिल्में तो ऐसी थी जो पहले दिन पहला शो हम देखा करते थे। अच्छा। और एक समय करीब करीब 1 साल तक के एक ऐसा रिकॉर्ड बना था। अच्छा। 1979 में, उस समय 9 सिनेमा हॉल रायपुर में हुआ करते थे और 9 के 9 मूवी जो है वो एट ए टाइम देखी हुई रहती थी। अच्छा। पहली फिल्म चेंज होती थी और उसको पहले दिन पहला शो देखते थे और ये रिकॉर्ड 1 साल तक के मेंटेन था। फिर उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई वगैरह के कारण थोड़ा डिस्टर्ब। चलिए, मैं एक बात पूछ रहा था कि ये भी कहा जाता है आपके बारे में कि मतलब बहुत सारी जगहों पर आपको नौकरी करने का मौका मिला, कई जगह पर आपका चयन हुआ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका चयन हुआ, दुर्गापुरिया में मेरे ख्याल से राउरकेला में आप चयनित हो गए थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आपका चयन हुआ, कुछ और दूसरी जो सेवाएं होती है सरकार की उसमें नहीं जाने के बाद आपने तय किया कि मुझे जो कुछ भी करना है वो रायपुर में रह के करना है। तो इस रायपुर प्रेम की कुछ खास वजह, कोई मतलब इसको होम सिकनेस कहें या कहें कि नहीं, रायपुर छोड़ना ही नहीं चाहते थे आप? मैं ग्रेजुएशन जब किया उस समय मेरी उम्र जो थी वो 20 साल 8 महीने थी। अच्छा। तो उस वर्ष मैं किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया क्योंकि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी। अच्छा। तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडहॉक में लेक्चरशिप किया और लेक्चरशिप करने के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती और लेक्चरशिप के साथ साथ में कंसल्टेंसी करने का सोचता था मैं। लेकिन चूंकि ग्रेजुएशन हो गया था तो मैंने इंडियन ऑयल को एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, ओएनजीसी में हुआ, फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में हुआ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ था, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हुआ था। परीक्षाएं देता था, इंटरव्यू देता था, सिलेक्शन होता था और जाता नहीं था। तो मालूम नहीं क्यों मैं शुरू में ऐसा समझता था कि शायद ये होम सिकनेस है। जब मेरे सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बैठ करके जब हम दिल्ली के लिए जाते थे, देहरादून जाने के लिए, तो नागपुर पहुंचते तक के तो ऐसा लगता था कि छोड़ो नौकरी, ट्रेन से उतरो और घर वापस चलो। अच्छा। फिर नागपुर जब क्रॉस करते थे, वो सुबह सुबह 6 बजे भोपाल ट्रेन पहुंचती थी, तो फिर लगता था कि नहीं, अब कितनी जल्दी से जल्दी देहरादून आ जाए और फिर आगे का काम हम करें। तो कभी लगता था कि ये होम सिकनेस था, कभी लगता था कि रायपुर से चूँकि पैदाइश यहीं की हुई, प्रारंभिक शिक्षा यहीं हुई, सारे यार दोस्त, एक सर्किल, एक सोशल सर्किल, एक सामाजिक पारिवारिक सर्किल सब यहीं था, तो रायपुर छोड़ने का मन नहीं करता था। अच्छा। और वो आज भी ऐसा लगता है कि शायद इससे अच्छी जगह
नहीं हो सकती। निश्चित रूप से रायपुर से और छत्तीसगढ़ से बढ़िया जगह क्या हो सकती जी, है। जी। मैं एक बात पर और आ रहा हूँ, अभी थोड़ी सी फिल्मों से संबंधित है लेकिन आपके जीवन से जुड़ी हुई है। बहुत आश्चर्य भी लगता है मुझे कई बार जब मैं उसको सुनता हूँ कि ऐसा भी क्या हुआ था आपके साथ। एक अभिनेता तो आप जानते होंगे, जितेंद्र, जी, जी। शोभा जी के हस्बैंड हैं। उनका एक किस्सा मैं कहीं सुन रहा था कि वो एक बार फ्लाइट से कहीं चेन्नई की शूटिंग पे जाने वाले थे और करवा चौथ का दिन था। तो उनकी पत्नी ने रोक दिया कि नहीं, आज कम से कम मत जाइए, या करवा चौथ मना के जाइए, और जितेंद्र को शूटिंग में जाना था। तो वो चले गए और जब एयरपोर्ट पहुंचे तो फ़्लाइट लेट हो गई। तो उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया कि अब चांद निकला या नहीं निकला, फ़्लाइट तो लेट हो गई, मैं वापस आ जाता हूँ। तो वो वापस चले गए और पत्नी ने वहाँ कुछ ऐसा कुछ हुआ कि फिर वो थोड़ी सी देर हो गई और वो फ़्लाइट छूट गई। तो जिस फ्लाइट से जितेंद्र जाने वाले थे, उन्होंने देखा बालकनी में खड़े होकर कि वो फ्लाइट जाके आगे चल करके क्रैश हो गई और उसमें 171 लोग जो थे, जिसमें जितेंद्र स्वयं जाने वाले थे, वो क्रैश हो गए और उनकी डेथ हो गई। ऐसा ही एक वाकया आपके साथ हुआ। आप किसी होटल में थे और उस होटल में आप किसी 2-3 दोस्तों के साथ थे, पैसे खत्म हो गए और अचानक आपने तय किया कि नहीं, अब इस होटल में मैं नहीं रुकूंगा, और किसी दूसरी जगह आप चले गए। और आप तो चले गए, आप बच गए और आपके 2 दोस्तों का देहांत हो गया। क्या था वो पूरा माजरा, थोड़ा सा बताएंगे? मेरे ख्याल से शायद भोपाल की घटना है। जी जी। ये उस समय सिविल सर्विसेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम रायपुर सेंटर नहीं था जी और भोपाल हम लोगों को परीक्षा देने के लिए जाना था। तो मेरा एक मित्र था, उसके पिताजी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे उस समय, जी। रमन मेहर। वो आज की स्थिति में वो लड़का दंतेवाड़ा में पॉलिटेक्निक में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो। अच्छा। तो चूंकि 15 दिन हम लोगों को रहना था, तो वो डीजे साहब ने टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है श्यामला हिल्स में, अच्छा। उसके प्रिंसिपल के नाम से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और हम लोग से कहा था कि 15 दिन चूंकि रहना है वहाँ पर, तो वहाँ पर रहना। वहाँ पे वो काफ़ी सस्ता एकोमोडेशन था। हमारा सेंटर जो था वो हमीदिया कॉलेज में था। मैं तो एक शिक्षक का पुत्र था, वैसे भी पैसे की बहुत उस समय दिक्कत हुआ करती थी। तो भोपाल जब स्टेशन पे उतरे तो मैंने ऑटो वाले से पूछा कि भाई हमीदिया कॉलेज कितनी दूर है करके। तो दूसरा प्रश्न मैंने उससे पूछा, यार उसके आसपास कोई होटल होगा तो वहीं चलते हैं, श्यामला हिल्स तो बहुत दूर है। तो संगम होटल में मुझे अच्छी तरह से याद है हम लोग रुके और 4 दिन वहाँ रुकने के बाद में 5वें दिन जब मैं और मेरा मित्र रमन मेहर हम लोग दोनों बैठ करके हिसाब करने लगे, तो मैंने कहा यार ब्रेकफास्ट लंच डिनर कमरे का किराया, मैं बोले यार रमन अभी 10 दिन और रहना है और मेरे पास पैसे है नहीं। तो मेरा दोस्त बोला भी कि बोले यार मैं तो पिताजी से चिट्ठी लेकर के आया था श्यामला हिल्स में रुकने के लिए, तेरे कोई होटल में रुकने का बड़ा शौक था, ऐसा करके। और फिर हम लोगों ने सामान पैकअप किया और शाम को करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे रात को हम लोग संगम होटल छोड़ करके श्यामला हिल्स शिफ्ट कर गए। अच्छा। और उसी दिन रात को 1:30 बजे के आसपास यूनियन कार्बाइड की गैस ट्रेजेडी भोपाल हुई, गैस कांड भोपाल गैस कांड जो हुआ। और दूसरे दिन हमको ये जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली कि संगम होटल के ग्राउंड फ्लोर में जितने भी रुके हुए थे वो सारे के सारे उनकी डेथ हो गई। और जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में रुके हुए थे वो उनकी पीढ़ियाँ आज भी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। तो वो एक ऐसी घटना थी जिसे आज भी हम मित्र मिलते हैं तो एक सिहरन सी होती है। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यदि आपके जेब में पैसे ना हो तो भी ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्या मालूम उसके प्लान में और क्या लिखा हुआ है। सो जीवन में ऐसे सरप्राइजेस होते हैं, इसलिए जीवन जैसे जिस रूप में हमको आता है उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग क्या है ये हमें नहीं मालूम। हम अपनी प्लानिंग करते हैं, हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसके प्लान्स क्या हैं ये हमको नहीं मालूम है, इसलिए उसकी योजनाओं पे हमको विश्वास रखना चाहिए। वो मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो आज भी हम दोनों मित्र मिलते हैं तो सबसे पहले उस घटना को याद करते हैं, एक दूसरे को देख करके हंसते हैं कि अबे हम लोग जिंदा हैं। राकेश जी, एक सवाल मेरा और था कि मैंने ये अपने पुराने और मित्रों से भी सुन रखा, क्योंकि मैं भी वाद विवाद प्रतियोगिता का बड़ा वो रहा हूँ, डिबेटर रहा हूँ, भाषण प्रतियोगिताओं में जाया करता था। लेकिन मैंने आपके बारे में भी सुना कि आप भी जो है आपने नेशनल जीता, कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। तो मैं देखता हूँ कि जो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं या भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, या तो राजनीतिक बन जाते हैं या पत्रकारिता की लाइन में चले जाते हैं, या फिर क्या होता है कि कुछ नहीं करते हैं तो दूसरों को जो है व्यक्तित्व, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देने लगते हैं कि देखिए कैसे पर्सनालिटी को ठीक किया जाए।
आप भी तो राजनीति में जा सकते थे या पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई प्रशिक्षण दे सकते थे जब वाद विवाद प्रतियोगिताओं में आप भाग लेते थे। क्यों सोचा कि आपने नहीं, वन सेवा ही ज्वाइन करूंगा? देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मैं वनों से, प्रकृति से बहुत प्रेम करता था इसलिए वन सेवा में आया। ज़्यादातर लोग यही जवाब देते हैं। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी नौकरियां छोड़ रखी थी। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हम दे नहीं पाए। उसके बाद में मेरे पास में और कोई ऑप्शन था नहीं, तो भारतीय वन सेवा में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं चला गया। लेकिन मेरा एक स्वभाव रहा है कि मैं जिस जगह पे जाता हूँ वहाँ पर अपना 100% देता हूँ। और इसीलिए चाहे मैं पर्यटन में गया या संस्कृति में गया या प्रधानमंत्री सड़क योजना में गया या मैं वाइल्ड लाइफ में रहा, मैं अपना पूरी क्षमता के साथ में उस जगह पे बेस्ट से बेस्ट काम करने की कोशिश करता हूँ। बचपन से साहित्य में बहुत रुचि रही। ये बात सही है कि 1972 से लेकर लगभग 1983 तक 11 वर्ष छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में भाषण प्रतियोगिता में, वाद विवाद प्रतियोगिता में, मुझे याद नहीं है कि कभी मुझे तीसरा पुरस्कार मिला होगा। और 10th क्लास में जब मैं था तो मुझे विज्ञान भवन में भी यूनाइटेड स्कूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया स्कूल कंपटीशन में मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। वो मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी। ये एक ऐसा व्यक्तित्व का पहलू रहा है जिसके लिए मैं आज भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और इसके पीछे मैं साहित्य का अध्ययन, जो मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रही है, उसके कारण से शायद ये संभव हो पाता था। और ये जहाँ तक के जो चीज़ आपने कही कि राजनीति या पत्रकारिता या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप सक्रिय रूप से सामने न रहते हुए भी किसी न किसी रूप से आप इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। सही है। तो इस अभिव्यक्ति का या इस प्रतिभा का उपयोग जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो रोटरी के प्लेटफॉर्म पे हो या और दीगर प्लेटफॉर्म पे भी, काफ़ी जगहों पे मुझे स्टूडेंट्स लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया जाता था। और वो एक काम ऐसा है जिसमें आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात ज़रूर है कि पत्रकारिता में मैं सक्रिय रूप से नहीं आया, लेकिन बहुत सारे पत्रकारों से मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है। राजनीति में नहीं आया क्योंकि लेकिन बड़े राजनीतिकों के साथ में संपर्क है। और जहाँ तक के मोटिवेशनल इसका है, ये आज भी मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यक्तित्व निर्माण के लिए या बच्चों में इस अभिव्यक्ति की जो कला होती है उसको निखारने के लिए आज भी कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे प्रयास करता हूँ। राकेश जी, एक बात और है जो मतलब सभी लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों को तो ये भरोसा था कि आप प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मित्र थे जो ये मानते थे कि नहीं, पिछला कुछ समय जो आपका है वो कुछ दूसरी तरह की दुश्चिंताओं से घिरा रहा है, आपका प्रमोशन भी रुका रहा। तो अंततः आपने वो विजय हासिल की और तमाम दुश्चिंताओं को दूर किया और ये साबित करने में आप मतलब सफल रहे, शासन के सामने भी, अपने प्रशासन के सामने भी, कि भाई जो सच होता है वो आखिर सच ही होता है और जो है वो सत्य कभी पराजित नहीं होता। तो ये जो पूरा एक जो वो प्रकरण रहा जिसमें आप लगभग घिरे रहे, तो कैसे आपको मुक्ति मिली, कैसा क्या हुआ? लेकिन होता क्या था कि हर 2-4-6 महीने में अखबारों में वो खबर छप जाती थी कि नहीं भाई, कोई आरा मिल वाला पूरा कोई मामला है और उस वजह से राकेश चतुर्वेदी जी का प्रमोशन नहीं हो सकता। तो कैसे निकले आप इससे? ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं और मैं इसे प्रोफेशनल हैजार्ड कहता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि यदि आपकी नीयत में खोट नहीं है तो जैसा आपने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यदि आपकी नीयत में खोट नहीं है तो विजय आपको मिलेगी, समय लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है कि आप में कितनी सहन शक्ति है और कितना आप झेल सकते हैं। ये बात सही है कि लगभग 11 वर्ष का समय मेरे करियर में ऐसा रहा जब मैं बहुत उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा। कभी कभी तो लगता था कि शायद यही मेरे करियर की समाप्ति है, अब इसके आगे संभव नहीं है। लेकिन मैंने संघर्ष करना जो है ना वो नहीं छोड़ा। एक समय बीच में ऐसा भी आया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, 2007 या 8 की बात है, जब मैं इतना ज़्यादा निराशा के जाल में उलझ गया था कि मैंने नौकरी से रिज़ाइन करने की सोच ली थी। अच्छा। और रात भर इस
मानसिक ऊहापोह की स्थिति में रहा। फिर मैंने सुबह अपनी श्रीमती जी से इस चीज़ को शेयर किया कि मैं बोला यार अब मैं नहीं झेल सकता, अब मैं सोच रहा हूँ कि इस नौकरी से रिज़ाइन कर देता हूँ। तो मेरी श्रीमती जी ने मुझसे एक बात कही, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। उसने मुझसे कहा कि भाई तुम ऐसे समय में जब तुमको निराशा घेरती है तो तुम अपनी अतीत की सफलताओं को याद किया करो, उससे तुमको इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरा, तुम तो सर्वाइवर रहे हो, इतनी विपरीत परिस्थितियों से चल करके इस जगह तक के पहुँचे हो, तो संघर्ष करो, लड़ो। और मैंने बोले राकेश चतुर्वेदी आईएफएस से शादी की थी, मैं राकेश चतुर्वेदी कंजर्वेटर या पीसीसीएफ से शादी नहीं की थी। तो जिस दिन तुम इस संघर्ष से निकलोगे या इस जंग को जीतोगे, उस दिन तुम नौकरी छोड़ देना, उस दिन तो मैं खुद तुम्हारे साथ में रहूँगी। वो एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में था, मुझे याद है 2008 के आसपास की बात है। और उसके बाद में फिर मैंने फिर से एक प्रकार से रिजुविनेट होकर के अपनी लड़ाई जारी की। और बहुत से लोगों का योगदान उसमें था, बहुत से लोगों के शुभचिंतकों की सद्भावनाएं मेरे साथ में थी। मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि यदि 10 लोग मेरा बुरा चाहते थे तो 100 लोग ऐसे भी थे जो मेरी भलाई चाहते थे, मेरी अच्छाई चाहते थे। और शायद उसी सद्भावनाओं की वजह से मैं उस संघर्ष के दौर से निकल पाया और आज इस मुकाम तक पहुँच पाया। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ये आपके चाहने वालों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब भी रहा। लोग चाहते थे आपको उस मुकाम पर देखने के लिए कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक आप इस राज्य के रहें। मैं आपके कुछ वन अफसरों से भी बात कर रहा था जो मेरे भी मित्र हैं। मैंने उनसे कहा कि राकेश जी से कुछ चर्चा करनी है तो कुछ बिंदु यदि आपके पास हैं तो ज़रूर बताएं। तो एक अफसर हैं अपने अरुण पांडे जी, बड़गैया जी, इन्होंने दोनों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यार एक सवाल ज़रूर पूछना कि अल्बर्ट पिंटो को तो गुस्सा आता है, राकेश चतुर्वेदी को गुस्सा क्यों नहीं आता। और वो चूंकि आपके मातहत हैं तो वो जानना चाहते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े काम आप करते हैं, जो कुछ भी है, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है और वजह क्या है गुस्सा नहीं आने की? क्या गुस्से को आपने कहीं जेब में रख लिया है, क्या हुआ? ये एक बहुत ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब शायद मैं भी आज तक के नहीं खोज पाया, क्योंकि मेरे घर में न मेरी पत्नी न मेरे बच्चे, उन्होंने आज तक कभी मुझे टेम्पर लूज करते नहीं देखा, कभी गुस्सा होते नहीं देखा। शासन प्रशासन में भी, ऑफिस के कामों में भी आज तक कभी किसी ने मुझे ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना। मुझे ऐसा लगता है कि दो ही कारण होते हैं आदमी के इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के। एक होता है उसका अहंकार और दूसरा होता है उसकी अपेक्षाएं, जिसको हम बोलते हैं ईगो और एक्सपेक्टेशन। जी। जब आदमी बहुत ज़्यादा ईगो में रहता है या बहुत ज़्यादा उसकी अपेक्षाएं होती हैं, तभी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि यदि आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी या आपके अंदर में एक बहुत ज़्यादा ईगो रहेगा, तो वो जो आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है उसकी ये प्रतिक्रिया होती है, क्रोध। ऐसा मुझे लगता है। मैं ना कभी ईगो पालता हूँ ना कभी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम यदि एक्स नहीं करेगा तो मैं वाई से करवा लूँगा। अब एक्स यदि वो काम नहीं करता है तो मैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं होता, मुझे लगता है यार तू छोड़, तेरे से नहीं होगा ना, मैं दूसरे से करवा लूँगा। तो ये ईगो और एक्सपेक्टेशन, ये दो चीज़ ऐसी होती है जो शायद क्रोध का कारण होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ, और शायद यही एक कारण है कि मुझे कभी भी इस तरह की प्रतिक्रिया या अभिव्यक्ति देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैं ये बात बड़े, ये मेरा ईगो है, आप कह सकते हैं कि मुझे आज तक कभी गुस्सा नहीं आया। मैं कभी टेम्पर लूज नहीं करता। राकेश जी, अब एक बड़ा रोचक सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे जितने भी देश में सेलिब्रिटी हुए हैं या जिन्होंने एक ऊंचाइयाँ हासिल की, उनके साथ इस तरह का वाक़या होता रहता है। पिछले दिनों नायकर साहब से बात कर रहा था तो बता रहा था कि जाकिर हुसैन जो तबले वाले हैं, वो जो ताज वाले, तो होटल कुछ ऐसा उन्होंने एक वाक़या बताया था कि ऑटो वाले को उन्होंने चाय कहा कि भाई तुम चाय पी लो, 2 चाय मंगा ली थी उन्होंने। नायकर जी ने कहा कि मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। तो जिस ऑटो में वो आए थे उन्होंने कहा तुम पी लो। तो ऑटो वालों ने चाय पीने के एवज में उनको एक बहुत लंबी कहानी सुनाई, तो उनको चाय महंगी पड़ गई। तो मुझे पता चला कि एक बार आप भी होटल ताज गए थे और आपकी वेशभूषा को या आपके पूरे डिल डॉल को देख के वहाँ के दरबार ने रोक दिया कि भैया ये
आप जैसे लोगों के आने की जगह नहीं है। नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये थोड़ा सा दर्शकों को ये जरूर 1984 की बात है। मैं बॉम्बे गया था इंडियन ऑयल का इंटरव्यू देने के लिए। महालक्ष्मी में इंडियन ऑयल का ऑफिस था। अच्छा और मेरे साथ में स्कूल में जो एक लड़का पढ़ता था, जी। वो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रिंटिंग में डिप्लोमा कर रहा था। तो मैं रुका उसी के साथ में था। तो उस लड़के ने इंटरव्यू के पहले वाले दिन की बात है, उन्हें बोला चल यार राकेश ताज में बियर पी के आते हैं। अच्छा अब वो हम लोग दोनों गए। अब मुश्किल से वो 50, 60, 70 रुपए की चप्पल पहने थे। कपड़े लत्ते भी ऐसे ही थे, स्कूल कॉलेज से जस्ट निकले थे, पैसे थे नहीं। तो हम दोनों जब ताज के गेट पे पहुंचे तो वो वहाँ का लंबा चौड़ा डील डॉल दरबान जो खड़ा था, उसने वेयर आर यू गोइंग। तो हम लोगों ने बड़े धीरे से, डरते हुए, सहमे से उसमें कहा कि बियर पीने जाना है। वो बड़े जोर से नाराज हुआ, नो ऐसा करके। और उसके बाद में हम लोग अपना समूह लेकर के आ गए। निकल गए। जैसे वो अशोक कुमार और प्राण की एक फिल्म थी, दो बेचारे बिना सहारे, ऐसे दोनों मुंह लटकाए बिल्कुल चले, पैदल चले जा रहे थे। तो उस लड़के ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बोले यार राकेश, जेब में पैसा हो और जुबान पे अंग्रेजी हो तो फिर दुनिया आपका ड्रेस नहीं देखती है। हाँ। वो लड़का आज इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले उसकी डेथ हो गई। लेकिन बड़े ज्ञान की बात जो है वो उसने कही थी। और वो आज भी कहीं न कहीं ज़हन में वो दृश्य याद आता है तो थोड़ी हंसी भी आती है, और उस लड़के की भी याद आती है, और उसके उस ज्ञान की भी बात आती है कि वाकई दुनिया जो है वो यदि जुबान में अंग्रेजी हो, जेब में पैसा हो, तो फिर आप क्या कपड़े पहनते हैं, आप चप्पल भी पहन के 5 स्टार होटल में चले जाइए, आपको कोई नहीं रोके। लेकिन यदि आपकी जुबान पे अंग्रेजी नहीं है और जेब में पैसे नहीं है तो आपके लिए शायद कहीं जगह है नहीं है। आप अंग्रेजी जानते हो तो फटी जींस पहन के भी सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। बिल्कुल आप एक फटी हुई जीन्स पहन के, चप्पल पहन के आप बहुत बड़े चलो आदमी जी। हैं। और काफी में ऐसी सिगरेट की राख झाड़ी है। बस जी जी तो तो भी बहुत नहीं। फिर बताइए कि राकेश जी, तो दरबार ने जब आपको रोका तो आपने कोई अमिताभ बच्चन टाइप का कुछ प्रण लिया कि नहीं? त्रिशूल फिल्म में जैसे अमिताभ बच्चन लेता है कि नहीं मेरी जेब में 5 पैसे नहीं है लेकिन मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ। मतलब अब वो फिर आपने कुछ प्रण लिया कि मैं कभी भी आऊंगा, जरूर आऊंगा ताज होटल? फिर आप गए कि नहीं? मैं गया, दोबारा गया वहाँ। अच्छा, अमिताभ बच्चन बनकर आप लौटे? उसके बाद में गया, और उसके पश्चात तो बहुत सारे इसमें इंटरनेशनल ट्रैवल्स में और बहुत सारे उसमें विदेश जाने का मौका मिला। बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में भी रुकने का मौका मिला। तो जब कभी गेट पे उतरते ही सबसे पहले मैं 200 रुपये वो दरबान को देता था। अच्छा। तो एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि भाई लोग तो जाते समय देते हैं पैसा, तुम उतरते ही क्यों देते हो? तो मैंने उससे कहा ये दर्द तुम नहीं समझ पाओगी। और तब मैंने फिर उसको वो किस्सा शेयर किया था। तो वो आज भी हमारे लिए बड़ा एक रोमांचक और बड़ा अच्छा प्रसंग होता है जब भी इस विषय पे चर्चा चलती है। लेकिन ये बात जरूर है कि मैं फिर दोबारा उस होटल में गया था मैं। अच्छा जी। और वो दरबार नहीं था, लेकिन वो अनुभूति जो थी ना वो आज भी है। और किसी भी जब 5 स्टार होटल में जाते हैं, गेट पे घुसते हैं, तो वो अनुभूति जरूर याद आती है। चलिए अब 1-2 सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। एक आपका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है छत्तीसगढ़ में, रामगमन मार्ग जो है। तो ये तो शायद बताने की ज़रूरत है नहीं, मुझे भी अपने दर्शकों की 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम जी को मिला था, और उनका कुछ मार्ग छत्तीसगढ़ में आप सब लोगों ने पाया जो सरकार की एक योजना में भी शामिल है। तो मुझे बताइए इस रामगमन मार्ग में एक तो 14 साल का वनवास श्री राम जी को मिला, अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो फिर रोड़ा अटका रहे हैं कि नहीं है वो रामगमन मार्ग जो है वो ठीक से बने ना, बाधाएं, क्योंकि बीच में बहुत सारे आंदोलन मैंने देखे। तो इस अभी क्या दुविधाएं चल रही है उसके? देखिए, ये इसका जब मैं 2005 से 2007 के बीच में पर्यटन मंडल में था, तो दिल्ली में प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी में मैंने एक अयोध्या फाउंडेशन है जी। जो पिछले लगभग 50 सालों से राम वनगमन पे काफ़ी शोध कर रहा है। तो उस प्रदर्शनी में मैंने उनका एक चित्र देखा था जिसमें उन्होंने दंडकारण्य प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया हुआ था। और उसमें उनका था कि भाई रामचंद्र जी जब अपने वनवास के 14 वर्षों में से लगभग 11 वर्ष जो है वो दंडकारण्य में रहे हैं। और उन्होंने वो जो नक्शा बनाया था उस नक्शे में काफ़ी बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का था। अच्छा। तो मैंने उस समय 2006 में उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप एक बार रायपुर आइए, और चूंकि छत्तीसगढ़ दंडकारण्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है तो इसमें कुछ करना चाहिए।
और उन्होंने आकर के 3 दिन रायपुर में भी उसकी प्रदर्शनी आयोजित की थी। और उसके बाद मैंने उस समय रायपुर में जो छत्तीसगढ़ के जो इतिहास के जानकार थे, जो पुरातत्ववेत्ता थे या ऐसे लोगों की जिसमें जिनकी इनमें रुचि थी, उन लोगों की एक टीम बना करके 2006 में मैंने उसको एक अनुदान दिया था कि भाई ये इस पर शोध किया जाए। और वो काम फिर काफ़ी बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे तक के गया। लेकिन उसके बाद में जब भारत सरकार में 2014 में ये निर्णय हुआ कि राम वनगमन को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जाए, तो उसमें छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक जगह था, जगदलपुर। अच्छा। तो जिन लोगों ने इसमें काम किया था, उसमें डॉक्टर मन्नूलाल यदू थे, इवन पवन दीवान जी थे उसमें, बहुत सारे लोगों ने उसमें, विष्णु सिंह ठाकुर जी थे। तो ये लोग काफ़ी दुखी होकर के मेरे पास में आए थे कि भाई इतना मेहनत करके हम लोगों ने इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है और उसमें सिर्फ एक जगह जगदलपुर को उसमें रखा गया है करके। तो फिर उन लोगों ने काफ़ी उस समय मेहनत की थी। उस समय शायद नितिन गडकरी जी थे उस समय, उनसे जाके मिले, फिर वो भारत सरकार में जा करके पर्यटन मंत्रालय में मिले। जी। और फिर ऐसा करते करते फिर उन्होंने 7 जगहों को चिन्हांकित किया था और उसमें से एक जगह जगदलपुर के लिए उन्होंने राशि देने के लिए पर्यटन विभाग ने तय किया था। इसी संदर्भ में जब ये वर्तमान सरकार जब 2018 में आई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर इसको एक क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की न केवल गरिमा के साथ, गौरव के साथ जुड़ा हुआ विषय है। सारे जितने भी दुनिया में 44 किस्म के 45 किस्म के रामायण लिखे गए हैं, उस सब में रामचंद्र जी का दंडकारण्य का उल्लेख है और माता कौशल्या का मायके है। तो उस दृष्टिकोण से रामचंद्र जी से छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही गहरा नाता है और इसीलिए शायद छत्तीसगढ़ में हम लोग भांजे के पैर छूते हैं, क्योंकि हम राम को अपने भांजे के रूप में देखते हैं, माता कौशल्या को अपनी बहन के रूप में देखते हैं। और ये एक हमारी समृद्ध परंपरा रही है। और अभी जो राज्य सरकार ने माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार करने का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया है और पूरे राम वनगमन मार्ग को विकसित करने का, जिसमें पहले चरण में शिवरी नारायण में काफ़ी काम हो चुका है और आने वाले 3 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि ये न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक प्रसिद्ध पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित होगा। ये बात सही है कि कोई भी अच्छा कार्य आप जब करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं, कुदृष्टि होती है, सोच नहीं होती। लोगों को लगता है कि शायद ये जमा खर्च की बात है। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए बड़े मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट के सामने जब इस विषय में प्रस्तुति दी गई थी, तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भारत सरकार पैसा दे या न दे, हम राज्य बजट से इस पूरे परिपथ को विकसित करेंगे। और उसके लिए लगभग मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि इस परियोजना के निर्माण में मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, राशि की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है और काफ़ी युद्ध स्तर पर इसमें काम चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन दर्शकों को बोलना जरूर चाहूँगा, क्योंकि राकेश चतुर्वेदी जी एक वन विभाग के बड़े अफसर हैं। मैं नहीं कहूँगा कि जो दूसरे लोग हैं उन्होंने राम का स्वरूप किस तरीके से बिगाड़ा या हनुमान जी का पूरा चेहरा किस तरीके से बिगाड़ के रखा हुआ है, मैं ये सब बातें नहीं पूछूंगा। एक सवाल जो वन विभाग के अफसर होने के नाते मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि आप एक बड़े अफसर हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है पर्यावरण को लेकर के गंभीर चिंताएँ जताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि भाई यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा वनों से भरा हुआ है, यहाँ का पर्यावरण तो कम से कम ठीक है, विशेषकर जगदलपुर और अंबिकापुर का जो पूरा एरिया है, कवर्धा का भी एक बड़ा हिस्सा। तो मुझे बताइए कि कैसे हम पूरे देश के पर्यावरण को सुधार सकते हैं और संतुलन की स्तर पर ला सकते हैं कि जो चिंताएँ होती है गर्मी के दिनों में कि भाई इतने पेड़ कट गए, सांसें कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। थोड़ा सा, क्योंकि आप अफसर हैं, तो ज़रूर ये दर्शकों को बताएं ताकि एक जागरूकता भी उनके भीतर आए। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सोच और वैश्विक चिंतन का विषय है और इसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, उसमें हर देश का एक कमिटमेंट है कि उस जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या से लड़ने के लिए हर देश क्या करेगा। और उसमें एक नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ है और उस नेशनल एक्शन प्लान के आधार पे हमारे राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का भी एक्शन प्लान बन करके तैयार है। निसंदेह छत्तीसगढ़ में 44% वन है, बहुत अच्छी गुणवत्ता के वन हैं,
पूरे वन प्रचुर वनौषधियों से, हर्बल प्लांट से और बहुमूल्य इमारती लकड़ियों से आच्छादित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विगत 3 वर्षों में जो कुछ इनिशिएटिव्स राज्य सरकार द्वारा जो लिए गए हैं, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, ये जो 4 कंपोनेंट लिए गए हैं, ये मैं इसको पूरी गंभीरता के साथ में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है। ये भविष्य की गंभीर समस्या को देखते हुए वर्तमान में किए जाने वाला एक प्रयास है। और ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के आदर्श ग्राम की जो परिकल्पना है उससे प्रेरित है। ये नरवा का तात्पर्य है कि सीधे सीधे जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन है, कि जो पानी गिरता है और बह करके चला जाता है, उसको किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा रोकें। और उसमें विगत 3 वर्षों में जो काम हुए हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार हैं। और चूंकि इसकी जवाबदारी वन विभाग ने ली है, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी इसके मॉनिटरिंग के लिए इसरो के साथ MOU कर रहे हैं। अच्छा। तो और ये एक ऐसा कदम है, शायद आज इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि चेन्नई में जल का, पानी का गंभीर संकट है, बेंगलोर में पानी का संकट है, और आने वाले शहर में हिंदुस्तान बड़े के शहरों बहुत में, सारे तमाम शहरों बड़े में पानी की बहुत दिक्कत होगी। उसको देखते हुए आज जो ये कदम यहाँ पर उठाया गया है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, न केवल पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से लेकिन आने वाले समय में पर्यावरण संतुलन के भी दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ में जो नदियों के किनारे वृक्षारोपण की एक महती योजना, ये हमने पिछले 3 वर्षों में शुरू की है। और इसमें करीब करीब हमने लगभग छोटे बड़े 500 नदियाँ हमने आइडेंटिफाई की है, और उसके दोनों तरफ 500 मीटर के डिस्टेंस में हम गहन वृक्षारोपण का कार्यक्रम पिछले 3 साल से ले रहे हैं। एक और जो कंसेप्चुअल चेंज जो पिछले 3 सालों में आया है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय प्रजाति के फलदार और वनौषधि प्रजाति के पौधे लगा रहे हैं। तो इससे जहाँ एक और क्या होता है, जो फलदार पौधे होते हैं इसको लोग काटते नहीं हैं और उससे उनकी आय भी बढ़ती है। और वो सारी चीज़ें जो हैं, जो वनौषधि प्रजातियां की या फलदार प्रजातियों को जो हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, उससे जो उत्पाद निकलेगा उसको लघु अनुपज संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा। तो वो एक ऐसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसी सोच है कि जहाँ एक तरफ हम वृक्षारोपण करके पर्यावरण को संरक्षित करेंगे, नदियों के कटाव को रोकेंगे, वहीं दूसरी ओर उससे जो उत्पाद निकलेगा उसको लघु अनुपज संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके उसकी प्रोसेसिंग करेगा, तो उससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ भी होगा, उनकी इकोनॉमी भी इम्प्रूव होती है। तो ये एक प्रयास छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़े स्केल पे कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में एक योजना आपने और देखी होगी, तुम्हार पौधा तुम्हार द्वार। ये हमने पूरे 28 जिलों में इसका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में 2-4 पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन नर्सरी दूर होने के कारण से वो नहीं जा पाते हैं। तो वो हम ऐसे उनके डिमांड पे पौधे उनके घर पहुंचा के देते हैं, और निशुल्क वो व्यक्ति जितना चाहे वो हमारी नर्सरी से जा करके ले सकता है। निशुल्क? तो ये निशुल्क पौधे, उसको 1000 पौधे चाहिए, वो हमारी नर्सरी कहाँ है, थोड़ा सा दर्शकों को हमारी बताएं। नर्सरी जैसे रायपुर में, गोढ़ी में है, माना में है। अच्छा। ये 2 नर्सरी रायपुर शहर के नज़दीक है। वैसे पूरे प्रदेश में हमारी लगभग 300-350 के करीब नर्सरियाँ हैं। अच्छा। तो उन नर्सरियों से तो वे तमाम लोग जो वृक्षारोपण के शौकीन हैं या जो अपने आसपास वृक्षारोपण करना चाहते हैं, वो इन नर्सरियों का लाभ जरूर ले सकते हैं और उनको निःशुल्क पौधे देंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो अभी पिछले वर्ष लागू की गई है, उसमें भी यदि वो धान के बदले इमारती प्रजातियों के या ऐसे फलदार पौधे यदि वो लगाता है, तो उसको 10,000 रुपये पर एकड़ 3 साल तक के इनपुट सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। ये योजना आज की तारीख में मुझे मालूम है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं है। ये एक बहुत ही अभिनव सोच है। एक बार फिर से बता दीजिए, तो बड़ी नई योजना लग रही है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो पिछले वर्ष राज्य सरकार ने इन्हें पेड़ लगाने के पैसे मिलेंगे? जी हाँ, यदि वो धान के बदले, अच्छा, वो यदि वनौषधि, फलदार या इमारती वृक्ष प्रजाति लगाता है, तो उसे 3 साल तक के 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार देगी। अच्छी बात है। इसके अलावा हरियर छत्तीसगढ़ जो हरियाली प्रसार योजना हमारे यहाँ है, उसमें भी यदि व्यक्ति अपने खेत में पौधे लगाता है तो उसके 3 साल तक के रख रखाव का पूरा पैसा वन विभाग देता है। तो मैं अभी आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि ये सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोग लीजिए, क्योंकि ये न केवल पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करता है। चलिए, एक आखिरी सवाल पूछ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा राकेश जी, कि कहा जाता है कि खेलों का बड़ा शौक है आपको। वैसे तो
साहित्य कला संस्कृति में भी आपकी रुचि अभिरुचि हम लोग देखते ही रहते हैं। लेकिन आज भी आप बिलियर्ड्स शायद क्या जी जी क्या ब्रिज ब्रिज और ब्रिज, बिलियर्ड्स, हाँ हाँ। ब्रिज और बिलियर्ड्स जो है वो आप खेलते हैं, और रोटरी क्लब से भी आपका जुड़ाव रहा है। हालांकि बहुत दिन हो गया मैंने रोटरी क्लब वालों को कहीं वृक्षारोपण करते हुए नहीं देखा, नहीं तो सामान्य तौर पर रोटरी क्लब वाले वृक्षारोपण करने या अस्पताल में कुछ मरीजों को फल वल वितरण करने का काम करते जी हैं। जी लेकिन आप रोटरी क्लब से भी जुड़े हैं शायद अभी। हाँ। और ये दो खेलों के प्रति भी समय कैसे निकल पाता है इस इतने बड़ी जवाबदारी के बाद? खेल का ऐसा है, शुरू से मैं जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, मैंने खेल हाँ, भानु प्रतापपुर में भी आप वातावरण, बैडमिंटन वगैरह। जी जी, मैंने चांपा में पहली पोस्टिंग थी मेरी, फिर नारायणपुर में, भानु प्रतापपुर में, दुर्ग में, मेरी जहाँ जहाँ भी पदस्थिति रही है, मैं खेलों के विषय में बहुत ज़्यादा संजीदगी से काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने व्यस्त समय में से शासकीय कार्यों से समय निकाल करके यदि वन अधिकारी कर्मचारी खेलों की तरफ ध्यान दें, तो उससे न केवल उनका फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो यदि खेल की तरफ ध्यान देगा तो गलत चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो मेरा मानना है, और इसलिए मैं जहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही है, मैंने खेल को काफ़ी डेवलप करने का प्रयास किया। शुरू में मैं काफ़ी बैडमिंटन खेलता था, लेकिन अब वो उम्र के साथ थोड़ा नहीं हो पाया, तो फिर मैं बिलियर्ड्स और ब्रिज। हाँ, मेरे एक मित्र बता रहे थे सत्या की भानु प्रतापपुर में जब आप पदस्थ थे तो व्हाइट शर्ट और पैंट पहन के बिल्कुल जैसे वो हमजोली फिल्म में जितेंद्र हुआ करते थे ना, कुछ उस तरीके का बैडमिंटन लेके आप निकल जाते थे। हाँ, शाम और को पूरे शहर को आपने जितेंद्र बना दिया। जी जी, पूरे उस समय भानु प्रतापपुर में काफ़ी अच्छा हम लोगों ने स्पोर्ट्स क्लब बनाया था। हर संडे को हमारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते थे, और बैडमिंटन का एक कोर्ट भी था, और काफ़ी खेल में रुचि लोग रखते थे। एक अच्छा माध्यम होता है लोगों से जुड़ने का, आपका फिजिकल फिटनेस के लिए तो है ही है, उसके अलावा एक मेंटल सुकून, मेंटल फिटनेस के लिए भी खेल बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनने के बाद भी अरण्य भवन में खेल प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिससे हम वन विभाग में खेल से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उनको किस तरह से हम आगे बढ़ा लें। कुछ बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे विभाग में हैं, और इसलिए उस वातावरण को बनाए रखने के लिए अभी हाल ही हमने राज्य सरकार से अनुमति लेकर के एक खेल प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। चलिए, बस एक आखिरी सवाल और मैं, हालांकि बातचीत करने का तो बहुत सा मन है, लेकिन ये जहन में आ रहा तो मुझे लग रहा कि मैं इसे पूछ ही लूँ। राकेश जी, बताइए कि पूरे जीवन काल में, सर्विस के इतने सालों में, आपको कभी किसी वन माफिया से आपका टकराव हुआ है, या आपको लगा कि अब सीधी सीधी लड़ाई हो गई, या आपको कभी गोली चलाने की ज़रूरत पड़ गई हो, या कोई कठोर किस्म का आदेश देना पड़ा हो कि नहीं अब इसको कुचल ही डालो, ये जंगल का माफिया है, जानवरों को मार रहा है या लकड़ियाँ काट रहा है? किसी ऐसे वन माफिया से आपका पाला पड़ा? वो ये एक 1997 में, 97-98 में जरूर एक ऐसा वाकया हुआ था, जिसमें अवैध शिकार से रिलेटेड एक मैटर था, जिसमें कामठी से एक काफ़ी बड़ा माफिया, जो बाद में जब इंक्वायरी के दौरान हमें पता चला कि वो न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि मध्य प्रदेश के भी काफ़ी जंगलों से वो कामठी में ये वन्य प्राणियों के जो स्किन और ये सब होते हैं वो इकट्ठा करते थे। अच्छा। वो हमने 1998 में एक ब्रांड न्यू टाटा सुमो पारागांव बैरियर पे पकड़ा था, और उसमें बहुत बड़ा माफिया इन्वॉल्व था, सरायपाली का, रायपुर का और कामठी का। अच्छा। और उसमें हमने महाराष्ट्र सरकार के साथ मिल करके बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा था। बहुत सारे अननोन टेलीग्राम्स मेरे पास में आए थे। अच्छा। कि ये बहुत अच्छा काम आपने किया है, और उसमें 2 जगहों के एड्रेस भी थे, वो महाराष्ट्र के थे। अच्छा। उस समय आपको याद होगा संजय राणा साहब यहाँ एसपी हुआ करते जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, तो मैंने फिर उनके साथ में समन्वय स्थापित संजय राणा मुझे लगता है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में भी थे वो। हाँ, हाँ। तो वो रायपुर में उस समय एसपी थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, तो मैं उनके साथ में समन्वय स्थापित कर, महाराष्ट्र पुलिस के साथ में समन्वय स्थापित कर, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित कर, कामठी में एक बहुत बड़ा रेड जॉइंट ऑपरेशन में किए थे, और उसमें काफ़ी वाइल्ड लाइफ के आर्टिकल भी मिले थे। एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ में आया था, और उस समय काफ़ी धमकी चमकियाँ भी मुझे मिली थी। अच्छा। लेकिन एक डीजे साहब, उस समय आज़ाद साहब डीजे साहब हुआ करते थे, मुझे याद है, रुस्तम सिंह साहब थे। हाँ, रुस्तम जी। और सब प्रशासन के, ग्वालियर वाले प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने उस दौर से निकला था। हम लोग गाड़ियाँ रात-सात की थी, 7 लोगों को हमने अंदर किया, जिनको 7 साल की सज़ा भी हुई थी, और वो एक केस है ऐसा। बाकी तो ये ऑर्गेनाइज्ड जो माफिया कहना चाहिए, ये
अब धीरे धीरे वन विभाग में कम होते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में जरूर है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के जो आर्टिकल्स होते हैं ना, कि नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अच्छा। तो अभी भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसमें है, लेकिन टिम्बर और ये सब चीज़ों में क्या है, धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइज्ड जो माफिया बोलते हैं वो, चूंकि ये कर्नाटक में मिलेंगे जहाँ पर चंदन है, रेड सेंडर्स है, जो बहुत इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत है। बट जैसे छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश में है, आप देखेंगे टिम्बर के केस में ऑर्गेनाइज माफिया का धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वाइल्ड लाइफ में अभी भी है और उसमें बहुत गुंजाइश है। हालांकि उसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो भी नेशनल लेवल पे बना हुआ है और अभी पिछले 2 सालों में भी हमने काफ़ी बड़े ऑपरेशंस किए हैं उसमें, नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो के साथ में मिल करके। आप समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, उसमें कोंडागांव में, बीजापुर में टाइगर के स्किन काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने बरामद किए थे। तो ये चुनौतियाँ हैं, लाइफ में आते रहती हैं सेवा काल। चलिए, तो ये थे राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने बातचीत की। इनके जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को हमने जानने समझने की कोशिश की। मैं अपने दर्शकों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वे कभी भी बेधड़के राकेश चतुर्वेदी जी से मिल सकते हैं। जो उनको जानने समझने वाले हैं, दोस्त यार मित्र, वो सब जानते हैं कि यदि किसी ने राकेश चतुर्वेदी जी को दूरभाष पे बातचीत करने की कोशिश की, यदि कोई जवाब नहीं भी मिला तो वे रिप्लाई करते हैं, देर सबेर रिप्लाई करते हैं, लेकिन बातचीत जरूर करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि साहित्य, कला, संस्कृति के प्रति उनकी बड़ी रुचि है और अपनी छत्तीसगढ़ की माटी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं। जैसा कि पूरी बातचीत का लब्बलुआब यही था कि वन माफियाओं के बारे में भी उन्होंने बातचीत की, अपने जीवन के कुछ संघर्षों के बारे में भी बताया, और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बताई उन्होंने कि यदि आपकी जेब में पैसा नहीं है तब भी आप ये सोच के खुश रखिए कि ईश्वर ने आपको किसी अच्छे काम के लिए इस धरती पर भेजा है। राकेश जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अगली कड़ी में आपसे ज़रूर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।